Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do a new chapter start. Chapter number 3rd, part B, Tool for Financial Analysis Comparative Statements. Comparative statement नेम से ही क्लियर हो रहा है, कंपेयर करने की जिसमें बात हो रही है। ऐसा स्टेटमेंट, ऐसे हमारे फाइनल अकाउंट्स जिसमें हम कंपेयर करेंगे अपने प्रीवियस ईयर को करंट ईयर के साथ। एज पर सर्कुलर नंबर 43/2013 dated 2 July 2013 issued by CBSE, following items will not be given in the CBSE board examination in the chapter on comparative statement, common size, ratio analysis and cash flow statement. Money received against share warrants, share application money, pending allotment, deferred tax liability and other long-term liabilities. For example, premium payable on redemption of debenture. तो ये सब जो कि हमारा 2 जुलाई 2013 से ही CBSE ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उसने इन टॉपिक्स के बारे में सिलेबस में से डिडक्ट करने की बात कही थी, तो वो हमारा एज इट इज़ अभी भी चल रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। आगे हम बात करते हैं एसेट्स की। क्या है एसेट्स? एसेट्स में हम कह सकते हैं कि वो कैपिटल जो कि हमारी वर्क इन प्रोग्रेस में लगी है, वर्किंग कैपिटल हम कह सकते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में से डिडक्ट कर दी गई है। मींस जो वर्क इन प्रोग्रेस में कैपिटल लगी है। इनटेंजिबल एसेट्स, अंडर डेवलपमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जो कि अमोर्टाइज एक्सपेंसेस, बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ मैच्योरिटी। तो ये सारे जो है वो हमारे एसेट्स के टॉपिक हैं जो कि सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस में नहीं है अभी। Preliminary expenses and amortized expenses such as share issue expenses, underwriting commission will not be given the examination in any of the above mentioned chapter. Also, patent and copyrights, contingent liabilities, commitments will not be evaluated. The illustration and the question in the chapter on comparative statement, common size statement, accounting ratio and cash flow statement don't include the above mentioned items. आपको इन सभी चैप्टरों में, कंपैरेटिव में, कॉमन में, अकाउंटिंग में, कैश फ्लो में, तो ये आइटम्स जो हैं वो आपको मेंशन नहीं की गई होंगी और ना ही आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेना है। टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, कौन कौन से टूल हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे अकाउंट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम बना रहे हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाते हैं, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहे जाते हैं। अब वो बात करती है कि फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स कौन से हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करते हों, जिससे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहना चाहते हैं वो बता सकते हों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स लिखी हैं, जो बातें लिखी हैं, उसको समझने के लिए उसका एनालाइज करना पड़ता है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए उसका एनालाइज करना पड़ता है। तो एनालाइज ही करके हम बता सकते हैं कि हमारे अकाउंट्स क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितनी इनकम, पिछले साल से क्या हुआ, इस साल क्या हुआ। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमको एनालाइज करना होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन एब्सोल्यूट फिगर ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज. They don't reveal the earning capacity, liquidity, and financial soundness of the enterprise. They are not readily understandable to their users. They are analyzed to present them in simple and understandable form. वही कि जो भी हमारे अकाउंट्स कह रहे हैं वो अपने आप से
यूज़र्स के लिए समझ में नहीं आएंगी, वो अपने आप रेडी नहीं है समझ में आने योग्य। तो इसके लिए क्या है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसकी प्रेजेंट उसको जो है हम कह सकते हैं कि सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ता है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ता है, जिससे कि पर्सन को अच्छे से क्लियर हो कि वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही हम जो है इसके बारे में समझ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा जो आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड हमारा आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तो यहाँ हम इस चैप्टर में हम पूरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में नेक्स्ट जो फोर्थ चैप्टर है आपका वो कॉमन साइज का है, फिफ्थ चैप्टर जो है आपका अकाउंटिंग रेशियो का है, एंड सिक्स चैप्टर जो है वो आपका कैश फ्लो का है। तो यहाँ पर हम कैश फ्लो तक जितने भी एनालिसिस के स्टेप्स हैं वो हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो स्टार्ट होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा ईयर का कंपेयर करेंगे, करंट फर्म का ही, जो भी हमारी फर्म है उसी का ही। When financial statement figure for 2 or more year are placed side by side to facilitate comparison, these are called comparative financial statement. In such a statement, figure of production, क्या प्रोडक्शन हुआ, revenue from corporation मतलब सेल क्या है, expenses क्या है सॉरी, प्रॉफिट्स क्या हैं, तो सारा का सारा जो है एक तरह से हम कंक्लूजन निकाल कर एक तरफ से ड्रॉ करते जाते हैं, बताते जाते हैं कि क्या कंक्लूजन जो है इससे निकल रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस जो है वो क्या है। It also indicates the trend of the changes as well as the strong point and weak point of the enterprise. तो इससे हमको अपने बिजनेस के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट के बारे में भी पता चलता है। हैव बीन डिस्कस इन दिस चैप्टर, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है हम पूरा ही इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, जो कि वेरियस फिगर्स को कन्वर्ट करता है इन परसेंटेज फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि एक कॉमन बेस दे दिया जाता है। जैसे कि हम अपनी सेल को 100 मान लेते हैं, फिर हमारे पर्टिकुलर जो भी एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स हैं, तो हमारे सेल के कितने परसेंट है, या हमने टोटल कॉस्ट को कॉस्ट 100 मान लिया, तो हमारी जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो टोटल कॉस्ट के कितने मल्टीपल है, कितने गुना है, ये चीज़ हम यहाँ सर देख सकते हैं। ऐसे ही हम बैलेंस शीट में भी टोटल एसेट्स को या टोटल लाइबिलिटीज़ को हम 100 मान लेते हैं, और टोटल एसेट्स, पर्टिकुलर एसेट्स टोटल एसेट्स के कितने मल्टीपल है, कितने गुना है, वो चीज़ हम यहाँ पर बताते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है, it is one of the most useful form of horizontal analysis in making comparative study of the financial statement for a number of year for calculating trend percentage. Any year is selected as the base year. यहाँ पर हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल फॉर्म में जब हम इसको करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर के साथ कंपेयर किया जाता है और एक पर्टिकुलर ईयर को बेस ईयर मान लिया जाता है। जैसे इसमें क्या करेंगे, हम एनालिसिस करते टाइम हम एक पर्टिकुलर ईयर को बेस मानते हैं, हम उस ईयर के कंपेयर में अदर ईयर्स की जो रिपोर्ट है वो देते हैं कि उसके मुकाबले दूसरे जो भी हमारे साल हैं उसमें हमने क्या प्रॉफिट अर्न किया, कितने गुना किया, कम किया या ज़्यादा किया, तो उस बेस ईयर को ही हम क्या करेंगे, 100 के इक्वल ले लेंगे। करेंगे हम उसके बारे में भी चैप्टर नेक्स्ट फोर्थ में डिस्कस। एंड अकाउंटिंग रेशियो जो कि डिफरेंट डिफरेंट रेशियो निकालता है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, बिल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बिल पेबल टर्नओवर रेशियो, सोलवेंसी की डिफरेंट डिफरेंट, लिक्विडिटी की, प्रॉफिटेबिलिटी की, तो जो भी अलग अलग आपके रेशियो हैं वो हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद हमारे यहाँ टर्न आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो कैश के फ्लो के बारे में बताता है कि हमारे पास इनफ्लो क्या है कैश का, आउटफ्लो क्या है कैश का, हमारे पास से कितना कैश जो है वो बाहर जा रहा है, कितना आ रहा है, तो वो सारा कैश का रिकॉर्ड रखने के लिए जो है हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इज डिजाइन टू शो द चेंज इन एसेट्स, आपके फंड्स में, आपकी एसेट्स में, लाइबिलिटी में क्या चेंजेस आए हैं, आपका पैसा जो है वो कहाँ लगाया गया है,
अगर आपका पहले से एसेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस आए हैं तो वो पैसा कहाँ गया है, वर्किंग कैपिटल में लगा है या कहाँ भी, कौन कौन से सोर्सेज से आपने फंड्स के लिए पैसा लिया था, कहाँ कहाँ लगाया गया है, तो ये सारी बातें जो है हम फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है, वो कि जहाँ पर हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट होता है, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर टोटल सेल या टोटल इनकम जो है टोटल कॉस्ट के साथ मैच हो जाती है, ना तो हमको प्रॉफिट होता है ना हमको लॉस होता है, तो हम वो पॉइंट डिस्कस करके हम ये बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए। अगर इससे ऊपर होगा तो क्या होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर होगा तो हम कुछ अर्न कर रहे होंगे, कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। अगर इससे नीचे होगा तो हम लॉस में हो सकते हैं, हमारी फर्म बंद भी हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट जो है हमको अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे अकाउंट्स के एनालिसिस के टाइम पर हम जो है वो पता लगा सकते हैं। देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। व्हाट इज़ दिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट? कंपैरेटिव स्टेटमेंट सबको पता है, कंपेयर करने की जहाँ बात आ रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप 2 और मोर ईयर का कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर साइड बाय साइड हम करते जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारे क्या करते हैं, not only show the absolute figure of various years but also provide the column to indicate the increase or decrease in these figure from year to another, 1 year to another। ये खाली हमको अलग अलग ईयर्स की फिगर्स ही नहीं देता है, उसके साथ कंपेयर करके एक कॉलम ये भी देता है कि पिछले साल से या इस साल की एसेट्स लाइबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी जिस चीज़ का आप बना रहे हैं वो क्या हुआ है, पहले से बड़ा है या कम हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस दिखाता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करता है। फिर साथ ही साथ ये कहता है कि डिक्रीज़ और इंक्रीज़ जो हुई है वो परसेंटेज फॉर्म में भी गिवन होती है। सच कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन फॉर्मिंग द ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द एंटरप्राइज। When financial statement of 2 or more year of the same firm are presented and compared, it is known as inter-period comparison। इंटर पीरियड कंपैरिजन क्या है, जब 2 और मोर ईयर फर्म का सेम फर्म के साथ किया जा रहा है। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या हो जाएगा, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर फर्म्स आर कंपेयर्ड। जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्में कंपेयर की जाएंगी एक ही साल के लिए तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन हो जाएगा। सॉरी, इंट्रा फर्म कब होगा, जब एक ही फर्म का अंदर हो रहा है 2 या 3 सालों से। इंटर फर्म कब हो जाएगा, जब हम दूसरे फर्मों के साथ कंपेयर करेंगे। तो इंट्रा फर्म का दूसरा नेम इंटर पीरियड कंपैरिजन भी कहा जा सकता है। जो हम कर रहे हैं वो इंटर पीरियड कंपैरिजन भी कहा जा सकता है। अब क्या पर्पज़ है, क्या यूटिलिटी है इसको कंपेयर करने की, क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहला पॉइंट है टू मेक द डाटा सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो ये जो हमारा मेन मोटिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का वो यही होता है कि हम उसको इजीली समझ सकें, हम इजीली उसको सिंपल बना सके, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हो सके, वो हमको वही इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर सकें। तो एनालिसिस करने का ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है या पर्पज़ रहता है कि ये डाटा को सिंपलर और मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाता है, जिससे हम इजीली उसको समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है टू इंडिकेट द ट्रेंड। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, ट्रेंड का को इंडिकेट करता है कि हमारा बिजनेस जो है, हमारे बिजनेस की प्रोडक्शन जो है या सेल जो है वो पिछले कई सालों के कंपेयर में बढ़ रही है या कम हो रही है, किस ट्रेंड में चल रही है, मतलब कि उसकी ग्रोथ का ट्रेंड चल रहा है या डिक्लाइन का चल रहा है, ये हमको इन्फॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट ऑफ द कंसर्न्स। तो ये बिजनेस के, हमारे बिजनेस के स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट के बारे में बताता है कि हमको
कंपैरिजन ये रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर में ऑल्सो इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट ऑफ द फर्म्स मैनेजमेंट कैन देन इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट द रीजन फॉर द वीकनेस ऑफ द कंसर्न एंड कैन टेक करेक्टिव मेजर्स। तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या वीक पॉइंट आ रहे हैं तो उसके बारे में मैनेजमेंट जो है पता लगाती है, उसको दूर करने का काम करती है। टू कंपेयर द फर्म्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री, ये क्या करता है, कंपेयर करता है फर्म की परफॉर्मेंस जो है एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब कि सभी फर्मों में जो इंडस्ट्री में ऑल द फर्म्स आ जाती हैं सेम बिजनेस की, तो हम कह रहे हैं कि उनके साथ कंपेयर करके जो है अपनी परफॉर्मेंस को भी डिसाइड करता है कि वो कहाँ पर खड़ी है। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, फ्यूचर के लिए हमको क्या है, फोरकास्टिंग करनी होती है, तो ये हेल्प करता है। हम इसी की हेल्प से अकाउंटिंग स्टेटमेंट जब हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के साथ हमको क्या है, हम कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या है, तो हम फोरकास्टिंग करने में भी इजी रहता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स हैज़ एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज फॉलोज। द प्रेजेंटेशन ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एनुअल एंड अदर report enhance the usefulness of such report and bring out more clearly the nature and trend of the current changes affecting the enterprise. Such presentation emphasizes the fact that statements for a series of periods are far more significant than those for a single period, that they account for one period but an installment of what is essentially a continuous history. तो इन्होंने भी कहा है कि अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट का, उन्होंने भी इसका यूटिलिटी को एक्सप्लेन किया है कि वो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं कंपेयर टू एक सिंगल पीरियड। जब हम प्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो जब डिफरेंट डिफरेंट ईयर की दिखाते हैं तो ये हमको डिफरेंट डिफरेंट ईयर के, अगर हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का कर रहे हैं तो ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर की फिगर और करंट ईयर की फिगर जो है प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अपने अकाउंट्स के बारे में काफ़ी कुछ जो है जान पाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक वैलिड कंपैरिजन है। It is necessary that statement should be prepared according to generally accepted accounting principle. There should be no change in accounting policy of a firm over the period of comparison. The method of charging depreciation, evaluation of inventory, etc. तो ये कहता है कि should remain the same. जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर का कंपेयर करते हैं, ये तभी हमारे लिए बेनिफिट हो सकते हैं जब हम सभी सालों में सेम पॉलिसी को जो है फॉलो कर रहे हैं। अगर हम वैल्यू स्टॉक का कोई मेथड लगा रहे हैं या डेप्रिसिएशन का जो मेथड लगा रहे हैं वो हर साल सेम लगे, तो ही जो है ये अच्छा कंपैरिजन देने, अच्छे मतलब कंपैरिजन करने से जो है सब वही रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट जो है वो दे पाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या कि फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट, किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे, क्या क्या फॉर्म आएंगे इसमें, तो टेक्निक्स क्या है वो कह सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको रुपीज़ में ही देते हैं, मींस हम इसमें फाइनेंशियल नेचर की आइटम्स को ही लेते हैं, या हम कह सकते हैं जिसको हम मनी मेजर कर सकते हैं, बस हम उन्हीं आइटम्स को ही इसमें करते हैं। तो जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 2018 की 2 लाख है और 2019 की 2,50,000 है, तो ये भी जो है रुपीज़ में दिया जाएगा। फिर दोनों सालों के साथ कंपेयर करेंगे मनी की फॉर्म में ही कि पिछले साल से इस साल में कितना डिफरेंस आया है, तो हम कह सकते हैं 2018 में कम थी, 2019 में 50,000 जो है वो ज़्यादा हुई है, तो इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि टू शो द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एब्सोल्यूट डाटा इन टर्म ऑफ परसेंटेज, ये जो है क्या करता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर जी की जो हुआ है उसको परसेंटेज फॉर्म में देता है कि कितने इंक्रीज़ हुई है। तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन जो है 2018 का 19 के साथ कंपेयर करेंगे तो बता सकते हैं कि कितने परसेंट हुआ। तो यहाँ पर हमने 2018 के साथ कंपेयर किया है, तो 50,000 बाय में 22 लाख जो है 2 लाख के साथ किया, 50,000 बाय में 2 लाख, 50,000 बाय में 2 लाख मल्टीप्लाई में 100, तो हमने यहाँ पर कहा कि ये 25% जो है वो पहले से इंक्रीज़ हुई है। फिर उसके बाद जो कंपैरिजन आया है उसको एक्सप्रेस करते हैं रेशियो में, पहले हमने अमाउंट में किया, फिर हमने परसेंटेज में किया, अब हम रेशियो में कर रहे हैं। तो रेशियो में जब करेंगे तो प्रीवियस ईयर को नीचे रखेंगे क्योंकि उसको हमने बेस मानना है, उसके कंपेयर में हम अगले साल की बता रहे हैं। तो क्या होगा, 2,50,000
डिवीजन को आपने ऊपर रखा तो आपने कहा 1.25 रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो आ रहा है। अगर 1 आता है तो वो इक्वल होगा, मतलब कि दोनों सालों का इक्वल रहा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1.25, 1 से जितना ज़्यादा होता जाएगा वो इंक्रीजिंग को शो करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, यूज़ ऑफ कुमुलेटिव फिगर्स एंड एवरेजेस। कुमुलेटिव फिगर्स क्या है, जो भी इकट्ठी की हुई है, जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की 2016, 17, 18, 19 सारे सालों की इकट्ठी फिगर जो है वो भी दिखाई दे रही है। तो उनका एवरेज निकाल कर हम जो है मान लेते हैं, जैसे कि 2 लाख सबको प्लस किया आपने, डिवाइड किया 4 से, तो आपका आ गया 2,10,000। तो एवरेज फिगर जो है हमने लिया है कंपेयर करने के लिए। अब इंडिविजुअल को हम एवरेज के साथ कंपेयर करते हुए बताएंगे कि कितना एवरेज हमारा इतना होता है, और पर्टिकुलर ईयर का हर साल क्या 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 चल रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद हम करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे और क्या इसके एडवांटेजेस हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो शो करती है इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेरियस एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इन कैपिटल। तो ये कितना इंक्रीज़ हुआ, क्या डिक्रीज़ हुआ, एसेट्स इंक्रीज़ हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई, इन सब के बारे में बताती है। साथ ही साथ एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक सिंगल ईयर की बैलेंस शीट जो है वो अकेले अपने एसेट्स लाइबिलिटी को शो करती है। लेकिन कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट है, नॉट ओनली द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स एज ए डिफरेंट डेट बट ऑल्सो द एक्सटेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरियस आइटम ऑफ बैलेंस शीट। ये खाली एक साल का नहीं बताती, साथ साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का बताने के साथ उस ईयर का उस ईयर के साथ कंपैरिजन करके इंक्रीज और डिक्रीज फॉर्म में भी बताती है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज फॉर्म में भी देती है। तो जो डाटा हमारा कंपैरिजन बैलेंस शीट से निकलता है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं वो इसी टाइप की जो स्टडी करते हैं, क्या चेंजेस हुए, क्या इंक्रीज़ हुआ है, क्या डिक्रीज़ हुआ है, ये सारा जो है हमको इससे पता चल जाता है। द कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। तो ये जो है लिंक होता है इनका प्रॉफिट एंड लॉस से भी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो बताता है। जिस तरह से एसेट्स और लायबिलिटी की बताई जाती है वैसे ही इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की भी बताई जाती है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। 5 कॉलम उसमें होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है कंसिस्ट ऑफ 5 कॉलम। फर्स्ट कॉलम जो होता है बैलेंस शीट में जब हम एंटर करते हैं तो वो क्या होता है कि आइटम्स का होगा, जैसे हम पर्टिकुलर लिख देते हैं, हमारी एसेट्स कौन कौन सी है, हमारी लायबिलिटी कौन कौन सी है। फिर सेकंड कॉलम जो होता है वो प्रीवियस ईयर की को शो करता है। थर्ड कॉलम जो है हमारा करंट ईयर को शो करता है। फोर्थ कॉलम जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का पॉइंट देता है कि पहले से बड़ा है या कम हुआ है। एंड फिफ्थ कॉलम जो है वो परसेंटेज को फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो फॉर्मेट जो रहेगा उसका वो कौन सा रहेगा, वर्टिकल फॉर्मेट रहेगा। तो यहाँ देखेंगे आप, ये फॉर्मेट आपका है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। तो सबसे पहले आपने क्या करा है, यहाँ पर पर्टिकुलर का कॉलम है जो हमारा फर्स्ट नोट नंबर का कॉलम रहा है वो तो इसके साथ ही चलता है, आपको पता होगा। फिर प्रीवियस ईयर की अमाउंट, करंट ईयर की अमाउंट, फिर डिक्रीज और इंक्रीज का ऑप्शन और परसेंटेज फॉर्म में। तो यहाँ पर देखेंगे आपको सबको बैलेंस शीट का अगर फॉर्मेट आता है तो आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल चुटकियों में होने वाला है। तो यहाँ देखेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म के प्रोविजन। ये फॉर्मेट तो सबको ही लर्न होना चाहिए। फिर एसेट्स की बात करें तो देखेंगे टोटल यहाँ पर लायबिलिटीज़ का हो जाएगा, यहाँ टोटल एसेट्स का हो जाएगा। तो यहाँ इसी ये बेस पर हम फर्स्ट इलिस्ट्रेशन यहाँ देख रहे हैं, देखेंगे आप। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 एंड 2018। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की बात करें, शेयर होल्डर फंड की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड ही आएगा। पहले हमने क्या करना है, प्रीवियस ईयर का कॉलम रखना है, फिर करंट ईयर का रखना है। तो ये अपोजिट हो जाएगा, मीन्स ये हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा। तो देखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आपने क्या करा, शेयर कैपिटल लिया, पहले आपने प्रीवियस ईयर की आइटम ली, फिर करंट ईयर की ली, 5 लाख लिया, 10 लाख लिया। अब आपने कहा बी माइनस ए, बी कौन है करंट ईयर का, ए कौन है
प्रीवियस ईयर का। तो बी माइनस ए आपने किया तो क्या आ जाएगा, सी पॉइंट बन जाएगा, सी कॉलम नया बन जाएगा। तो 10 लाख में से 5 लाख गया कितना, 5 लाख। अब 5 लाख क्या है, हमने एक बेस माना है किसको, प्रीवियस ईयर को। तो सी बाय में ए, मतलब जो भी अमाउंट डिफरेंस की आई है वो कितने परसेंट है, 100% हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस जो है क्या है, 3 लाख है, 2 लाख हुआ। डिफरेंस जो है वो माइनस में होगा तो हम नेगेटिव ब्रैकेट शो कर देते हैं। तो ब्रैकेट आपने यहाँ पर शो कर दी। फिर 1 लाख बाय में 3 लाख मल्टीप्लाई में 100 किया तो 33.33 आ गया। फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में 5 लाख था प्रीवियस ईयर का, 8 लाख था करंट ईयर का। डिफरेंस कितना है, 3 लाख का। 3 लाख बाय में 5 लाख मल्टीप्लाई में 100, 60% हो गया। तो इस तरह से करंट लाइबिलिटी का हम करते हैं, नॉन करंट एसेट्स का हम करते हैं। लास्ट में क्या होगा हमारा जो है, चलते हुए यूं ही जो है बता देते हैं कि टोटल एसेट जो है वो कितने कंपेयर में हुई है। और अगर किसी को ये परसेंटेज निकालनी नहीं आई हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस जो डिफरेंस वाली अमाउंट है मतलब सी पॉइंट है, और ए को जो प्रीवियस ईयर है उसको हमने बेस माना है, हम उसके कंपेयर में बता रहे हैं कि डिक्रीज़ हुई है या इंक्रीज़ हुई है। जब इंक्रीज़ होती है तो पॉजिटिव में रहता है, डिक्रीज़ होती है तो नेगेटिव में, मतलब ब्रैकेट में शो करते हैं। सेम इसी तरह से आप स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख है, 6 लाख है। शेयर कैपिटल क्या है, 10 लाख है, 10 लाख है। फिर ट्रेड पेबल्स 12,70,000 और 9 लाख। तो पिछले साल की जो है वो कम है दिख रही है, तो हम उसको फॉर्म बैलेंस शीट में फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जैसे ही आपकी आई तो दोनों साल की 10 लाख, मतलब कि कोई जो है डिफरेंस नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो प्रीवियस ईयर के 6 लाख है, इस साल के 12 लाख है, तो क्या होएगा, 6 लाख का डिफरेंस है। तो दो 6 लाख बाय में 6 लाख किया तो आपका आ गया 100%। नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स। तो लॉन्ग टर्म ब्रोविंग जो है पिछले साल 5 थे, इस बार 4 है, तो 1 लाख की जो है कमी हो गई है। तो वो कितने परसेंट कमी हुई, 20% कमी हुई। तो इस तरह से आप ये जो है कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक इसमें कुछ भी नया नहीं है जो मैं बताऊं आपको, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी इंक्रीज़ हुई है और कौन सी डिक्रीज़ हुई है। इसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे एंड फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अभी। एक चीज़ इसमें दी है थर्ड क्वेश्चन के लास्ट में कि क्या कुछ कमेंट्स देने हैं, जैसे कि नॉन करंट एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 15 लाख से, तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई। नॉन करंट एसेट जो है वो इंक्रीज़ हुई है इक्विटी शेयर्स की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कमेंट में दी होती हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको ज़्यादा सीखने के लिए, हम कह सकते हैं कि एनरिच लर्निंग के लिए जो है हम इसको बता देते हैं, जिससे हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसी तरह सेम हमारा फॉर्मेट रहता है। आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पता है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखेंगे। स्टेटमेंट of profit and loss show the net profit or net loss of that year. A comparative statement of profit and loss show the net profit of a number of year. So that changes is absolute data in term of money as well as term of percentage may of be known. तो वही चीज़ जैसे हम नेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर का कॉलम डाल देंगे, साथ में परसेंटेज का और डिफरेंस का भी डाल देंगे। जो कि हमको क्या बताता है कि हमारी सेल जो है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल, इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। मटेरियल कंज्यूम जो है वो पहले से इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है। इनकम क्या हुई है, एक्सपेंसेस क्या हुए हैं, क्या नेट प्रॉफिट हुए हैं, ये हमको इसके बारे में बताता है। फिर बात आती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस की, ऑब्जेक्टिव बताने की। तो ऑब्जेक्टिव से हम ये बता सकते हैं कि 2 और मोर ईयर का कंपेयर कर सकते हैं, इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ उसको परसेंटेज फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो ये एनालाइज करने में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग और प्रॉफिटेबिलिटी को जानने में हेल्प करता है। अब कैसे हम इसमें फॉर्मेट क्या रहेगा
वही पहले रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस की 5 कॉलम रहेंगे। पहला रहेगा हमारा फिगर्स का या आइटम्स का, सेकंड कॉलम रहेगा हमारा प्रीवियस ईयर की अमाउंट का, थर्ड कॉलम रहेगा हमारा करंट ईयर की अमाउंट का, एंड फोर्थ कॉलम रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज का, एंड फिफ्थ कॉलम जो रहेगा वो क्या रहेगा, परसेंटेज का। तो यहाँ पर देखेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट लर्न होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट लर्न नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का, तो आप ये इजीली नहीं बना पाएंगे। अगर आपको फॉर्मेट टिप पर है तो आपके लिए कुछ भी चैप्टर कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स, टोटल रिवेन्यू, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल आता है, परचेज आता है। तो ये सारा जो है हमने जो भी फॉर्मेट है अच्छे से लर्न किया हुआ है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या है, टोटल रिवेन्यू का टोटल एक्सपेंसेस से करते हैं, तो थर्ड माइनस फोर्थ किया तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट जो भी बिफोर टैक्स है। फिर क्या होगा, टैक्स लगा देंगे, फिर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट है। इसके बेस पर हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कि हमारा फोर्थ इलिस्ट्रेशन है। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमारी सेल, सेल कितनी है, पिछले साल की 60 लाख, इस साल की 75 लाख, तो 15 लाख का डिफरेंस हो गया। 15 लाख का जब डिफरेंस हुआ तो हमने क्या कहा कि 15 लाख बाई में 60 लाख मल्टीप्लाई में 100, तो हमारी अमाउंट आ गई 25%। फिर बात है अदर इनकम्स की। अदर इनकम जो है वो पिछले साल की कितनी थी, 1,50,000, इस साल की 1,20,000, तो 30,000 कम हो गई। 30,000 जो कम हुई है वो किसके कंपेयर में हुई है, पिछले साल के। तो 1,50,000 के कंपेयर किया हमने, तो 20% हो गया। टोटल रिवेन्यू जो है वो क्या होएगा, सेल प्लस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को ऐड करके हमारी टोटल रिवेन्यू हो गई। अब उसका भी हम कंपैरिजन देख सकते हैं। फिर हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपने लेस किए, फिर आपका निकल गया प्रॉफिट, प्रॉफिट आपने किया तो फिर आप लगाते हैं टैक्स, टैक्स लेस करने के बाद आ जाती है अबाउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारी फिगर जो है वो शो हो गई है। इसी तरह से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ इलस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको गिवन है आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो है आपको गिवन है 30,000 ईच ईयर। तो इसका मतलब कि इनकम हो रही है अदर इनकम। तो यहाँ पर आप इसको कर देंगे 10 लाख आपने सेल दिखा दी, 12,50,000 वो दिखा दिया, फिर 2,50,000 का डिफरेंस जो भी आपका आ गया। फिर क्या होगा, सेल जो कि आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। अब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ही तो इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारी अदर इनकम का पार्ट है। तो हमने क्या करा, दोनों को प्लस किया, टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट किया, उनका डिफरेंस कैलकुलेट किया, उनका परसेंटेज कैलकुलेट किया। याद रखेंगे हमेशा, हम हमेशा प्रीवियस ईयर के कंपेयर में कंपैरिजन निकालते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं। साथ ही उनको बेस भी हम प्रीवियस ईयर का ही मानते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। फिर कॉस्ट एक्सपेंसेस जो है उसको लिखेंगे, आपने लिखा, फिर अदर एक्सपेंसेस लिखे, उन दोनों का डिफरेंस बताया सेम, टोटल एक्सपेंसेस बताने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हो चुका। इसी तरह से हमारे बाकी क्वेश्चन भी आप कंप्लीट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, कोई भी डाउट्स हैं आपके, जो भी क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे हैं या कोई भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे एक पर्सनल मैसेज करेंगे, जिससे हम उसको जो है लाइव हम काम करेंगे, जूम पर हम कर लेंगे या टीम लिंक पर, जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, हम उससे जो है एक लाइव क्लास लेकर आपके डाउट सेशन रख लेंगे, और डाउट जो है वो वहाँ पर हम उस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो अगर आपको क्लियर हो चुका है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप मुझे एक मैसेज देंगे कि हमारा सब अच्छे से हो गया है। और अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज देंगे कि हमें डाउट आ रहे हैं, जिससे फिर हम एक डाउट सेशन का एक अलग से टाइमिंग रखेंगे, हम उसमें लाइव क्लास में ये कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।